जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर साहिल सर बातचीत करेंगे एक नए टॉपिक पर, बेहतरीन नए टॉपिक पर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों और साथियों, यहाँ से एक तरीके से वास्तविक हिंदी साहित्य के पैमानों की शुरुआत होती है। सर्वविदित है और आपको भी ज्ञात है कि गारसा दत्तासी से लेकर जो परंपरा आचार्य शुक्ल तक चली और फिर शुक्लोत्तर रूप में भी जो चली, शुक्लोत्तर यानी आचार्य शुक्ल के बाद आलोचना में जितने भी इतिहास ग्रंथों का प्रणयन हुआ, शुक्ल के बाद आफ्टर ऑफ द आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो सारे के सारे ग्रंथ फिर बाद में मानक की श्रेणी में आते हैं, जो 1929 के बाद रचे गए। क्योंकि जब हमने मील का पत्थर तय कर लिया 1929 में, यानी 1839 से लेकर 1929 यानी 90 वर्ष की यात्रा के बाद हिंदी साहित्य का पहली बार मानक इतिहास 1929 में लिखा गया। उस इतिहास का तो अपना महत्व है ही, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत जिसने की उनका और भी अधिक महत्व हो जाता है। क्योंकि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जिसने पहला पत्थर मारा वो इम्पोर्टेंट है समस्या पर, कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत का मतलब है सारे एफर्ट्स तो लगा दो, डेडिकेटेड हो जाओ, समर्पित हो जाओ। तो दुष्यंत कुमार की एक गज़ल इसी तरफ इशारा करती है। लेकिन मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि फ्रांस नाना अवधारणाओं की भूमि है। फ्रांस की माताएं विचारक पैदा करती हैं, भारत की माताएं अवतार पैदा करती हैं, तो यूनान की माताएं दार्शनिक पैदा करती हैं। स्वतंत्रता रूपी जो शब्द है, अस्तित्ववादी जो शब्द है और जो अवधारणाएं हैं, ये नाना अवधारणाएं फ्रांस की भूमि से ही पैदा हुई हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में फ्रांसीसी ही थे और व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर के आए थे। ज्ञान प्राप्त करने की उनमें गहनतम अभिलाषा होती है और इसी ज्ञान प्राप्ति की पिपासा में और अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए गारसा दत्तासी भारत आए थे। वे यहाँ के समृद्ध हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते थे। अगर आप किसी होटल में, होटल नहीं होता, होटल में खाना खाने जाते हैं तो पहले वहाँ का मेनू देखते हैं, राइट नाउ। ठीक उसी प्रकार गारसा दत्तासी ने यहाँ आकर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहा कि मुझे उसमें कौन सी रचना पढ़नी है। तो अनेक पुस्तकालयों में गए और अंततः निराशा से ही रूबरू हुए और ये फैसला किया कि मैं भारत में रहकर ही यहाँ के समृद्ध साहित्य का इतिहास लिखूँगा। ये उनका कितना बड़ा कदम है। ये ऐसे है कि आप उछलकर चांद पर चले जाओ। सर कैसे? एक तो उनकी भाषा फ्रेंच है और वो फ्रांस के रहने वाले हैं, भारतीय इतिहास कला संस्कृति से बिल्कुल भी अपरिचित हैं और वो साहित्य का इतिहास लिखेंगे इस दुस्साहस को सलाम करने योग्य है। और वास्तव में ये इस कार्य का आरंभ भी उन्होंने ही किया। यहाँ तक कि हिंदी के व्याकरण की बात करें तो वो भी पहला व्याकरण डच विद्वान जेसुआ केटलर ने लिखा था। ये बात अलग है कि वो प्रक्रिया आते आते डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु तक आकर के पूर्णता को प्राप्त हुई। उसी परंपरा में मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं शताब्दी हो गई क्योंकि 1839 ईस्वी में गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। तो ये 19वीं सदी का पूर्वार्ध है और चरण दूसरा है। 19वीं शताब्दी से माना जाता है। और आप इस पर गौर कीजिए, ये रीति काल है। सर रीति काल कैसे है? 1843 तक का जो कालखंड है वो रीति काल में आता है। अस्तु हिंदी साहित्य का पहला इतिहास रीति काल में लिखा गया था। कौन से काल में लिखा गया था? रीति काल में।
इसका दूसरा भाग 1847 में और एक नया एडिशन 1871 में आया था। इसका गारसा दतासी के संदर्भ में ये मैं बातचीत कर रहा हूँ। यद्यपि पर भी हमें गौर करना है। मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य यथा 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ गुसाई गोकुलनाथ और नाभादास के द्वारा रचित छप्पे छंद के सम्राट नाभादास के द्वारा रचित भक्त माल 1596 ईस्वी आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय मिल जाता है, क्योंकि भक्ति काल के बारे में जानने का सर्वाधिक बड़ा स्रोत भक्तमाल ही है। भक्तों की माला, भक्तों का समूह, यानी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके वैचारिक विमर्श को नाभादास ने छप्पे छंद में बड़ाई कूट कूट करके समाविष्ट किया है। 84 वैष्णवन की वार्ता, मध्यकाल की बात करें तो 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय मिल जाता है। किंतु इतिहास लेखन के लिए जो काल कर्मानुसार वर्णन अपेक्षित होता है और जो निष्कर्ष निकालने होते हैं, जो काल कर्मानुसार जो वर्णन अपेक्षित होता है, उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में होता है। इसलिए हम इन्हें इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दे सकते, ये धर्म ग्रंथ हैं। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है किसी भी रूप में। ये सामग्री हैं, ये स्रोत हैं, ये धर्म ग्रंथ और वार्ताएं हैं। इन्हें साहित्य का इतिहास हम कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर गारसा दतासी, फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि गारसा दतासी वाया लंदन होते हुए भारत आए। सर, उन्हें लंदन क्यों जाना पड़ा फ्रांस से? क्योंकि फ्रांसीसियों में और अंग्रेज़ों में तकरार थी। सर्वविदित उनके बीच में वैमनस्य था, फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि फ्रांस के कई व्यापारिक केंद्र भारत में थे और फ्रांसीसियों को एक तरीके से पराजित किया अंग्रेज़ों ने। और फ्रांसीसियों ने कहा हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, हम व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ आए हैं। तब अंग्रेज़ों ने कहा अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ हैं तो आप समुद्र के किनारे जहाज़ों से व्यापार होता था, तो उन्हें गोवा, महाराष्ट्र ऐसे 4 जगह पर 4 केंद्र स्थापित कर दिए जिनको पद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है, और उनकी एक राजधानी बना दी पांडेचेरी, दैट इज कॉल्ड पद्दुचेरी। जबकि गारसा दतासी किसी राजनीतिक सोच के कारण भारत में नहीं आ रहे थे। उनका उद्देश्य था हिंदी साहित्य को पढ़ना और यहाँ के साहित्य का ज्ञानार्जन करना। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी। लंदन गए, उनको ब्रीफ किया अंग्रेज़ों को और बताया कि मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान पिपासा के निमित्त मैं भारतवर्ष जा रहा हूँ। तब कहीं जाकर के गारसा दतासी भारत आए थे। फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी भारत आए और यहाँ के पुस्तकालयों में हिंदी साहित्य का इतिहास खोजना चाहा, क्योंकि किसी भी साहित्य का इतिहास उसका एक मीनू होता है अपने आप में, और उसको पढ़ करके ही हम किसी चीज़ के बारे में हमारी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन अंतोगत्वा निराशा से ही रूबरू हुए। कौन निराशा से रूबरू हुए? गारसा दतासी। रूबरू में दोनों रू बढ़े आएंगे। और अंततः ये फैसला लिया गारसा दतासी ने कि मैं भारत में ही रहकर यहाँ के समृद्ध साहित्य का इतिहास लिखूँगा, जिसकी पहली परिणति उन्होंने 1839 ईस्वी में द इस्तवार ला लिटरेचर ऑफ एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से लिखा। भाषा उनकी फ्रेंच थी। फ्रेंच इज़ द डॉटर ऑफ इंग्लिश।
फ्रेंच इज़ द डॉटर ऑफ इंग्लिश। तो इस्तवार एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अंग्रेजी होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री से बना है इस्तवार। सेम है जैसे हिंदी में तत्सम और तद्भव होता है, उनमें जितना अंतर होता है उतना ही फ्रेंच और अंग्रेजी में होता है। इस्तवार शब्द किससे बना है? हिस्ट्री से। और लिटरेचर से बन गया लिटरेचर, राइट नाउ। तो फ्रेंच इज़ द डॉटर ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पर इन तमाम बातों को आप समझ गए होंगे और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करता भी यही है। परंपरा का सूत्रपात भी किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के द्वारा न होकर, किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी के द्वारा ही हुआ। और हिंदी का पहला व्याकरण भी डच विद्वान जैसवा कैटलर ने ही लिखा। तो चाहे वो व्याकरण हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो या अन्य कोई चीज़ हो, सारी चीज़ें विदेशियों ने की हैं। रेल लाइन भी विदेशियों ने बसाई थी, अंग्रेज़ों ने ही बसाई थी। किसी भी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी के द्वारा रचित इस्तवार, ये शब्द हिस्ट्री से बना है क्योंकि फ्रेंच इज़ द डॉटर ऑफ इंग्लिश। इस्तवार द ला लिटरेचर यानी लिटरेचर आओ एंदोई हिंदुस्तानी, आओ एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ सूत्रपात और जिसकी रचना 2 भागों में हुई। इस इतिहास ग्रंथ की रचना 2 भागों में हुई। पहला भाग 1839 में सर्वविदित है, दूसरा भाग 1847 में। और कुछ लोग ये पढ़ा सकते हैं कि तीसरा भाग 1871 में, वो भाग नहीं था, वो एडिशन था, एक नवीन संस्करण था जो 1871 में प्रकाशित हुआ। यानी नवीन संस्करण है वो भारतेंदु युग में सामने आया। ओके दोस्तों, ओके सर, ये बात मैंने आपसे की है। इनमें प्रथम भाग का प्रकाशन जो गारसा दत्तासी के द्वारा रचित है, उसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी 1839 में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी 1839 में, और द्वितीय भाग सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अल्फ़ाबेटिकल दिया गया। जब मैंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ाई थी उस दरमियान मैंने इस पर भी आपसे बात की थी कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी न्यूनता ये है कि उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल अर्थात आकारादिक्रम या यूँ कहें कि वर्णानुक्रम में लिख दिया, जिसकी वजह से कवियों के कालखंड ही परिवर्तित हो गए। दूसरी बड़ी गलती है उर्दू को भी शामिल कर लिया। उर्दू को शामिल करने के पीछे कारण है, हिंदुस्तानी कहते ही उसमें 2 भाषाएं आ जाती, हिंदी और उर्दू। क्या कहते ही? हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते ही। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अल्फ़ाबेटिकल वर्णानुक्रम में पेश किया गया। भाषा थी फ्रेंच और लिखने का अभियोजन था वो वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेटिकल, इसकी ड्राफ्टिंग थी। तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ही इसकी सबसे बड़ी न्यूनता है, आकार ऐसे लेकर, इसलिए आकारादि क्रम में जो लिखा गया ये इस इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी न्यूनता मानी जाती है। राइट सर। यद्यपि गारसा दत्तासी ने इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, यथा काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। पहली बार काल विभाजन डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। काल विभाजन का कोई प्रयास न करना। दूसरी कमी है कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण न करना, अपितु अल्फ़ाबेटिकल करना। वर्गीकरण करना यानी काल कर्मानुसार वर्गीकरण न करना,
एवं युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना। जैसा कि प्रोफेसर तेन लिखते हैं कि जाति, वातावरण और अक्षण विशेष को शामिल किया जाता है। तो अक्षण विशेष में आता है युगीन परिस्थितियां और उसका वातावरण तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने ये महान साहस दिखाया। तथापि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। किसको? काव्य को, कविता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देश भी किया गया कि उन्होंने ये रचना तब लिखी थी। अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में तो कोई संकोच नहीं है, पर हम इसे मानक इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते। काम बहुत बड़ा और बहुत महत्व का है। ये विलग बात है कि जब आप कोई पहली बार रोटी बनाना शुरू करते हैं तो वो स्टैंडर्ड नहीं बनती, लेकिन पहली बार रोटी तो एक सामान्य कार्य, एक महान कार्य कर रहा है। कौन? गारसा दत्तासी। और यहीं भारतवर्ष में रहकर हिंदी साहित्य का मैं समृद्ध इतिहास लिखूंगा। उस समय कोई यातायात के और संचार के भी कोई साधन नहीं थे, तो आपको कल्पना करनी होगी। और कल्पना सिद्धांत है कॉलरिज का, जिसे उन्होंने अपनी बेहतरीन कृति द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया में लिखा है। अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में तो हमें कोई संकोच नहीं है। अस्तु अनेक कमियों के बावजूद, अस्तु अनेक न्यूनताओं के होने पर भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पहला मील का पत्थर, लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव निसंकोच दिया जा सकता है। और गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सूत्रपात करता माना जाता है। इसमें कोई तीन राय नहीं है। नंबर 2 पर आते हैं मध्य प्रदेश के राजा शिव सिंह सेंगर। इनके पास मैन पावर थी, घोड़ों पर सैनिकों को भेजा, भारत के विभिन्न पुस्तकालयों से सामग्री एकत्रित करवा दी और इसका भी हमें बेसिक फायदा हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में की। यानी हिंदी भाषा का हिंदी में लिखित, हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखित ये पहला इतिहास है। हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखित ये पहला इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि इससे पूर्व वाला तो फ्रेंच में था, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की। 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ। 1884 में आचार्य शुक्ल का जन्म हुआ। इसमें लगभग इस बात को भी पूछा जाता है 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया। तो ये संकलन, ये कलेक्शन और ये रॉ मटेरियल आचार्य शुक्ल के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। अगर मिस्र बंधु 5000 कवियों का वर्त संग्रह नहीं बनाते, शिव सिंह सेंगर 1000 कवियों का वर्त संग्रह और जीवन चरित्र और साहित्य चरित्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो आचार्य शुक्ल के लिए काम बिल्कुल ही बस का सौदा नहीं था। इतना याद रखिए, क्योंकि रॉ मटेरियल होने के बाद उसमें निष्कर्ष निकालना आसान होता है, अदरवाइज तो पूरे भारतवर्ष में घूमना आसान नहीं था। इसमें पूछा भी जाता है, इसमें 1000 कवि हैं और मिस्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है उसमें 5000 कवि। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का एक तो जीवन परिचय, जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ
एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। तो इस इतिहास ग्रंथ का महत्व भी निर्विवाद है। हम संकलन के रूप में इस इतिहास ग्रंथ के महत्व को रेखांकित करते हैं कि संकलन के तौर पर ये एक बेहतरीन ग्रंथ है। उन्होंने यानी शिव सिंह सेंगर ने प्राय सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है। यद्यपि आज उनमें से अधिकांश जन्म काल अविश्वसनीय है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता और यानी निरपेक्षता और जिस पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन एवं वर्गीकरण क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका इस ग्रंथ में नितांत अभाव है। क्यों है? क्योंकि तटस्थता भी नहीं बरती जा सकती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को हो सकता है ज़्यादा स्थान दिया गया हो। पर्यवेक्षण, चूंकि एक राजा थे तो ऑब्जर्वेशन पावर नहीं थी, यानी परि प्लस आवेक्षण, परि प्लस आवेक्षण यानी पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का इस ग्रंथ में अभाव मिलता है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, जिस निरपेक्षता, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका इस ग्रंथ में नितांत अभाव इस ग्रंथकार में दिखाई पड़ता है। अनेक त्रुटियों से युक्त होने पर भी शिव सिंह सरोज में, क्योंकि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखित पहला इतिहास ग्रंथ और 1000 कवियों का साहित्यिक और जीवन परिचय, अनेक त्रुटियों से युक्त होने के पर भी शिव सिंह सरोज में तत्कालीन समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास किया। अस्तु संकलन के रूप में इस इतिहास ग्रंथ का महत्व निर्विवाद है। अस्तु इसे भी हम इतिहास ग्रंथ कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड एक अलग मैटर है। परवर्ती इतिहासकारों ने, यानी इसके बाद के जो इतिहासकार हैं, जैसे 1888 में प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन, जो कि लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भी रचना करते हैं, और पृथ्वीराज रासो के 5000 छंदों पर रीझ कर उनका अंग्रेजी में भी अनुवाद करते हैं। बिहारी सतसई को भी सलीके से पढ़ते हैं और काल विभाजन भी करते हैं। कौन? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन। अस्तु परवर्ती इतिहासकारों ने, यानी बाद के इतिहासकारों ने, आफ्टर ऑफ द शिव सिंह सेंगर, परवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी गई सामग्री, इस ग्रंथ का तात्पर्य है शिव सिंह सरोज में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की। अगर आपका दादा रोड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि रॉ मटेरियल इकट्ठा कर गया हो तो आपको मकान बनाने में किसी समस्या का उतना सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास है। अस्तु बाद के जितने भी इतिहासकार हुए, चाहे वो आचार्य शुक्ल हों या मिश्र बंधु हों, इसमें दी गई सामग्री का उन्होंने भरपूर उपयोग करके अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की। यही इस विशाल और महानतम ग्रंथ की उपादेयता है, यही इस विशाल और महानतम ग्रंथ की उपयोगिता और उपादेयता है। कौन से विशाल ग्रंथ की? शिव सिंह सरोज की यही उपादेयता और मान्यता है। राइट नाउ? राइट सर। तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि पहली बार हिंदी साहित्य में काल विभाजन करते हैं और काल विभाजन के साथ ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग घोषित करते हैं। उन्होंने ये इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा हुआ। 1888 में बाबू गुलाब राय का जन्म भी हुआ। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। आप ये कहना चाहेंगे कि बंगाल से ही क्यों हुआ, वहाँ तो बांग्ला साहित्य है। बंगाल ही अंग्रेज़ों की राजधानी थी। बंगाल का जो कलकत्ता शहर है वो अंग्रेज़ों की राजधानी रही और बहुत बाद में उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंगाल में अंग्रेजी का इसी वजह से प्रचलन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बनर्जी और मुखर्जी ये सब बंगाल की माटी की ही देन है। द मॉडर्न वर्नाकुलर एजुकेशन पद्धति का नाम है वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द उत्तर भारत ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी थी क्योंकि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने, 3 लोक 9 खंड, यानी भक्ति द्रविड़ से पैदा हुई, भक्ति की बात कर रहा हूँ। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के 9, 10, 11 जो भी राज्य हैं वो कै वर्ग में जो भी आते हैं उत्तर भारत में ही हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। विशेष है जो अंक, कर्मधारय समास, और ये उन्होंने ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। अंग्रेजी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये विलग बातचीत है। ये विशेषांक के रूप में प्रकाशित करवाया। अनेक विद्वानों ने, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त भी प्रमुख हैं, इस ग्रंथ को सही अर्थों में, ये तीसरा ग्रंथ भी है और एक तरीके से जो है लगभग 75% ठीक हो गया। अनेक विद्वानों ने, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने प्रमुख हैं, इस ग्रंथ को सही मायने में, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है क्योंकि इसमें सटीकता है। 70-75% वो तमाम ड्राफ्टिंग काम में लिए गए। ड्राफ्टिंग का मतलब पहली बार काल विभाजन किया गया, वो भी प्रवृत्ति के आधार पर, और भक्ति काल को पढ़ करके उसे स्वर्णिम काल कहा। और तुलसीदास के बारे में ग्रियर्सन कहता है कि बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक है। ये तमाम बातें निष्कर्षों के आधार पर ही ग्रियर्सन ने कही हैं। इसलिए इस ग्रंथ को सही मायने में डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सही मायने में माना है। हालांकि पहला गार सदतासी का और उसका महत्व अपने आप में भी बहुत ज़्यादा है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार नहीं। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों के काल क्रम से वर्गीकृत किया गया, यानी पहली बार क्लासिफिकेशन किया गया, काल विभाजन किया गया। और भी बहुत सा महत्व है इसका। साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया, इसीलिए तो भक्ति काल कह करके संबोधित किया गया। प्रवृत्तियों पर भी, प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का भी आधार ग्रहण किया। अरबी, फारसी और उर्दू के कवियों को अलग कर दिया। ग्रियर्सन ने एक बेहतरीन बात, एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल और केवल हिंदी कवियों को क्या दिया, स्थान दिया। और सुनिएगा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया।
इसलिए सुस्पष्ट भाषा नीति का परिचय दिया। साथ ही और सुनिएगा, अरबी, फारसी एवं उर्दू कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिना। साथ ही उन्होंने अरबी, फारसी एवं उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में शामिल नहीं किया और हिंदी कवियों में न गिना तथा न ही अपने साहित्य में उन्हें स्थान दिया, अपने इतिहास ग्रंथ में ना ही उनको स्थान दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। डॉक्टर किशोरी लाल का ये कथन बिल्कुल इस आधार पर सही है कि वास्तविक इतिहास की दृष्टि में ये प्रथम इतिहास भी माना जा सकता है। गरियर्सन का योगदान इस बात में भी है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए, जैसे मिश्र बंधु हैं, इसके बाद आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद हैं और जितने भी बाद के हैं, गरियर्सन का योगदान इस बात में है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग इसलिए प्रशस्त कर दिया, उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अरबी, फारसी और उर्दू के कवियों को अलग कर दिया और हिंदी के कवियों को अलग करके लिखा। इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी कवियों में किसे स्थान मिलना चाहिए और किसे नहीं, ये भाषिक आधार पर बात कर रहा हूँ। हिंदी कवियों में किसे स्थान मिलना चाहिए और किसे नहीं, यह भी एक ऐसा जटिल प्रश्न था और ये तो अंग्रेज ने इस प्रश्न को हल कर दिया, नहीं तो इस प्रश्न के लिए भी आज तक लड़ते रहते कि इसको हिंदी में हटाओ, इसको हिंदी में शामिल करो, उर्दू वाले को। हिंदी कवियों में किसे स्थान मिलना चाहिए और किसे नहीं, यह एक ऐसा जटिल प्रश्न था जिसकी भूल भुलैया में साहित्य के इतिहास लेखक प्राय उलझ जाते थे। और मेरा तो ये मानना है कि आज तक भी उलझे रहते भारत वाले तो, लेकिन ये तो भला हो किसका, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन का, जिन्होंने इस जटिल प्रश्न से हमें निजात दिला दी। इस यक्ष प्रश्न से उन्होंने इतिहासकारों को बाहर निकाल दिया और हिंदी कवियों को चुनने का एक बेहतरीन मार्ग प्रशस्त किया। गरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी के द्वारा एकत्रित संकलित की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं। वार्ता साहित्य 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि से भी उन्होंने उद्धरण लिए हैं। ये बेहतरीन बात है। वार्ता साहित्य से भी उन्होंने रेफरेंस लिए हैं, उद्धरण लिए हैं, संदर्भ ग्रहण किए हैं और उचित स्थान पर यथास्थान, स्थान के अनुसार, यथा उपसर्ग है। कुछ लोगों को यहाँ तक नहीं पता कि यथा उपसर्ग होता है, यथोचित, यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, अव्ययभावी समास है। और यथास्थान उनकी सूचना देकर ग्रंथ को और भी अधिक प्रामाणिक बना दिया। जब आप संदर्भ उल्लेखित करते हैं तो सूचना देकर ग्रंथ को और अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि बेहतरीन प्रयास है। गरियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इस बात पर आपको गौर करना है, पहले बता भी चुका हूँ। गरियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया तथा इसे 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया गया। ये भी पूछा जाता है गरियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, वो कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 11 अध्यायों में ये क्या है, विभक्त किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक अध्याय का यानी 11 अध्याय, प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का भी सूचक है। उन्होंने युगेन प्रवृत्तियों, चाहे वो रीतिकाल की हों या भक्ति काल की हों, उन्होंने युगेन प्रवृत्तियों एवं तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन भी, निपात का प्रयोग है, विवेचन भी
इस इतिहास ग्रंथ में किया है। गरियर्सन ने ही सबसे पहले, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इस इतिहास में बहुत बड़ी बात है, अपने इस इतिहास में कौन से काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे बोले तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना, गोल्डन पीरियड घोषित किया। यानी भक्ति काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। उनके इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी है कि इसकी रचना उस काल में हुई जब हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन अनुशीलन नहीं हुआ था। साहित्य की सामग्री भारतवर्ष में इधर उधर बिखरी हुई थी और उनका अनुशीलन नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? उनका अनुशीलन नहीं हुआ था। यानी यह ग्रंथ भारतेंदु युग में रचा गया, एक ऐसे समय रचा गया जब हिंदी साहित्य की सामग्री इधर उधर बिखरी हुई थी, जिसका अभी तक कोई अनुशीलन नहीं कर पाया था। और पहली बार इसका विवेचन यानी अनुशीलन किया डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन ने, जो किसी भी इतिहास लेखक के लिए, इतिहास लेखक के लिए कच्ची सामग्री जुटाने का काम करता है और संपूर्ण सामग्री को एकत्रित भी इन्होंने करने का बेहतरीन प्रयास किया। इसलिए अनेक प्रकार का महत्व डॉक्टर गरियर्सन के इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया को जाता है। मिस्र बंधुओं पर आते हैं। नंबर 4 पर मिस्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिस्र बंधुओं के द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद, ये 4 भाई थे और 3 भाई इस काम में प्रवृत्त हुए। कुछ लोग तो इनको बहुत धन्यवाद देते हैं, मैं तो इनकी माता को धन्यवाद देता हूँ कि 4 पुत्र पैदा किए और चारों ही विद्वान, जिनमें 3 की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी। ये विभिन्न उच्च पदों पर भी कार्यरत रहे थे। इनका जन्म लखनऊ के आसपास एक गांव में हुआ था। बाद में इनमें से जो है श्याम बिहारी मिश्र और दूसरे जो गणेश बिहारी मिश्र हैं, तीसरे सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। उनमें सुखदेव बिहारी मिश्र भरतपुर रियासत में भी रहे और इन्हें राव राजा की उपाधियां भी दी गई। और 1910-11 में भी इन्होंने एक बेहतरीन काम किया हिंदी नवरत्न लिख करके, और उस हिंदी नवरत्न को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। चलो मैं आगे बात करूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिस्र बंधुओं के द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में हुई, इस पर आपको गौर करना है। इसकी रचना 4 भागों में की गई। किसकी? मिस्र बंधु विनोद की। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, जिनमें प्रथम 3 भाग, आप गौर करें, जिनमें प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 13 में कितने भाग प्रकाशित हुए? 3 भाग प्रकाशित हुए। और चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हालांकि मैं इस पर बात करूंगा कि चौथा भाग तीनों ने नहीं लिखा, क्योंकि गणेश बिहारी मिश्र की मृत्यु 1917 में हो गई थी।
इसलिए उनके दो जो आगे वाले भ्राता हैं, भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, उन्होंने इस कार्य को पूर्णता प्रदान की। इससे पहले भी जो 3 भाग आए हैं उनमें गणेश बिहारी मिश्र का कम योगदान और उनके उत्तर के जो 2 भाई, उत्तर का मतलब छोटे जो 2 भाई हैं, उनका विशेष योगदान रहा। इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद एक विशाल काय ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। 5000 कवियों का एक विशाल काय ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में उनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय का विवरण दिया गया है। आचार्य शुक्ल इन्हें कविवर्त संग्रह कहते हैं और कविवर्त संग्रह कहकर इस इतिहास ग्रंथ के महत्व को कम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इतनी सामग्री इकट्ठी कर दी और आचार्य शुक्ल इसमें से निष्कर्ष निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। ये विशालकाय ग्रंथ है जिसका चौथा भाग, यहाँ 4 लिखा हुआ है, याद होगा, चौथा भाग 1934 में। तो इस इतिहास ग्रंथ के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। भाषा हिंदी ही है। कितने कवि? 5000 कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पेश किया। सबसे विशाल काय ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। अब जो 3 भाई थे उन पर मैं बातचीत कर लेता हूँ। वैसे मिश्र बंधु 4 भाई थे। कुल मिलाकर मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधु मूलतः 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई, जिसमें 3 भाई इस कार्य में प्रवृत्त हुए। कितने भाई? 3 भाई इस कार्य में प्रवृत्त हुए, साहित्यिक कार्य में प्रवृत्त हुए, जिनमें नंबर 1 पर है गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, उसके बाद आता है श्याम बिहारी मिश्र। लखनऊ के समीप इनका कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ये कान्यकुब्ज थे। निराला भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही थे। इनका गांव इटौंदा या झटौंदा कुछ इस तरह का है, जो लखनऊ के आसपास। तीसरे जो इस कार्य में प्रवृत्त हुए वो हैं सुखदेव। सुखदेव नहीं, सुख यानी तोता, जिसको हम सुख कहते हैं ना, सुख सुखी संवाद। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। सुख का मतलब होता है तोता भी। जैसे आप पुराणों में भी सुखदेव के वचन सुनते हो। सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव नहीं, सुखदेव बिहारी मिश्र। मैं अब आपको कहना चाहूँगा, गणेश बिहारी मिश्र ने लगभग 10% ही काम किया है। शेष काम ये 2 नीचे वाले भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने ही सर्वाधिक काम पूरा किया है। तो ये 3 भाई यहाँ पर हैं। वैसे मूलतः 4 भाई, तो आप इनको ठीक से याद रखिएगा। तीसरी बात ये है कि 1917 में गणेश बिहारी की मृत्यु हो गई, जबकि चौथा भाग 1934 में सामने आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि चौथा भाग का सर्वाधिक कार्य या चौथे भाग को पूर्णता इनके उत्तरोत्तर भाई यानी श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने ही पूरा किया है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सन 1917 में गणेश बिहारी मिश्र की मृत्यु हो गई थी। इसकी गणेश बिहारी मिश्र की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो 1934 वाला भाग सामने आया
उसमें दो भाइयों की भूमिका ही सर्वाधिक मानी जाती है। मिस्र बंधुओं को राव राजा की उपाधि भी दी गई, मिस्र बंधुओं को राव राजा की उपाधि भी दी गई। दूसरी बात, इन्हें डिलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। जो सुखदेव बिहारी मिश्र है, श्याम बिहारी मिश्र है, उनमें एक अंग्रेजी भाषा के भी विशेषज्ञ थे। कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ भी थे। 1913 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से पूर्व ये हिंदी नवरत्न भी लिख चुके थे। एक बेहतरीन कृति आलोचना की, हिंदी नवरत्न, यानी हिंदी के 9 प्रमुख कवियों को स्थान दिया। और 1910 में ये बेहतरीन कृति 1910 ईस्वी में सामने आई, हिंदी नवरत्न। और हिंदी नवरत्न को भी 3 भागों में बांटा है। पहले 3 श्रेष्ठ कवि, फिर उसके नीचे 3 श्रेष्ठ, और उसके बाद 3 श्रेष्ठ। कमतर 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 प्रक्रिया को अपनाते हुए हिंदी नवरत्न का प्रणयन करके हिंदी आलोचना की एक बेहतरीन कृति और हिंदी आलोचना का एक बेहतरीन शुभारंभ कर दिया था। हालांकि 1907 में पदम सिंह शर्मा ने भी तुलनात्मक आलोचना को जन्म उन्होंने दे दिया था, यानी तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं वो 1907 में सामने आई थी, यानी द्विवेदी युग में। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं। उनकी एक बेहतरीन किताब है बिहारी और शेख सादी, लिख करके तुलनात्मक आलोचना को जन्म दे चुके थे। शेख सादी जो थे अलवर के कवि थे। बिहारी और सादी नाम से उन्होंने किताब लिखी, ये वाली सादी, शेख सादी इनका पूरा नाम है। शेख सादी राजस्थान के अलवर में राजकवि थे और उनकी शेख सादी की बेहतरीन रचना है गुलिस्ता। और गुलिस्ता उन्होंने सोने की स्याही से लिखी थी। याद रहे, किसकी स्याही से लिखी थी? सोने की स्याही से शेख सादी ने गुलिस्ता लिखी थी। क्या लिखी थी? गुलिस्ता, गुलिस्ता। और स्याही किसकी काम में ली? सोने की स्याही। तो गुलिस्ता और बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। राइट नाउ, तो फिर भी सोने की स्याही से लिखने से क्या होगा? बिहारी की समकक्षता कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुलनात्मक आलोचना का जन्म तो हो चुका था, लेकिन आलोचना के पूर्ण पायदानों को आगे बढ़ाते हुए हिंदी नवरत्न का विशेष योगदान है। तो 13 में 1910 और 11 में ये कृति पूर्ण हुई, 1910 में सामने आई। 1903 में 3 भाग लिखे किसने? मिश्र बंधु ने। और 3 भाई गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन मिश्र बंधुओं को राव राजा की उपाधि से भी नवाजित किया गया। सर्वाधिक काम इस महान कार्य में श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र का है। सह श्याम और सह सुखदेव, दोनों सह से ही शुरू होते हैं, उनका काम ही सर्वाधिक है। 1917 में गणेश बिहारी मिश्र की मृत्यु हो गई थी और 1934 में जो काम पूरा किया वो 2 परवर्ती भाइयों ने ही पूरा किया, परवर्ती बंधुओं ने ही पूरा किया, अर्थात श्याम व सुखदेव बिहारी मिश्र ने ही पूरा किया। इसके अलावा 1915 में इनका एक सामाजिक नाटक भी सामने आया। मिश्र बंधुओं का एक सामाजिक नाटक नेत्रो उन्मीलन, यानी नेत्र प्लस उन्मीलन, यानी आंखें खोलो। 1915 में एक बेहतरीन नाटक ये सामने आया। 1915 में एक कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सर्वविदित है। नेत्र प्लस उन्मीलन, आंखें खोलो, गुण संधि है नेत्र प्लस उन्मीलन, यानी नेत्रो उन्मीलन, मी बढ़ाएगा इसमें। 1915 में मिश्र बंधु ने लिख करके ये भी बेहतरीन संकेत हिंदी नाट्य जगत को दिया। किसने? मिश्र बंधु ने। और ये इसकी गिनती सर्वश्रेष्ठ सामाजिक नाटकों में होती है, इसकी गिनती सर्वश्रेष्ठ सामाजिक नाटकों में होती है। ये बात हुई 1915 की। ठीक है, मैं पीछे लौट के आता हूँ।
देखो आपको याद होगा सै श्याम बिहारी और सै सुखदेव, एक ही से आ रहा है। और ये गणेश बिहारी मिश्र, यूँ समझो कि श्री गणेश किया इसने। क्या किया? श्री गणेश तो गणेश जी ने किया और पूरा किया श्याम ने और सुखदेव ने, काम पूरा किया। तो और भी पीछे यहाँ तक और 5000 कवियों को स्थान दिया, जबकि शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में 1000 कवि हैं। आपको ये ध्यान रखना है। सबसे विशाल का एक ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, और वैसे भी विशाल होगा, 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इस इतिहास ग्रंथ यानी मिश्र बंधु विनोद, इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। 11 अध्याय थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, और इस ग्रंथ में भी मिश्र बंधु विनोद में भी पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। उन्होंने सारे रचना काल को, जितना हिंदी का उन्होंने लिखा, सारे रचना काल को 8 खंडों में विभक्त किया। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास और अपने रचना काल को कितने खंडों में बांटा? 8 खंडों में। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 खंडों में विभक्त किया तथा विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण, उन्होंने कवि कीर्तन ज़्यादा किया, इन्होंने साहित्यिक कीर्तन कम किया, तथा विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके लिटरेरी इमेज, लिटरेरी इम्पोर्टेंस, साहित्यिक महत्व को उन्होंने उजागर किया। किसने? मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद, जो कि एक बहुत ही विशालकाय ग्रंथ है। उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए, किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने। हालांकि तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक आलोचना का जन्मदाता डॉक्टर पदम सिंह शर्मा है, 1907। उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का भी प्रयास किया। किसने? मिश्र बंधुओं ने। उच्चतर कवि, मध्यतर और निम्नतर श्रेणियां बनाने का भी प्रयास किया है। परवर्ती इतिहास लेखकों ने, जैसे आचार्य शुक्ल ने, बाबू गुलाब राय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सभी ने परवर्ती यानी बाद के, आफ्टर देन, परवर्ती इतिहास लेखकों ने, इंपॉर्टेंस को देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद से, परवर्ती इतिहास लेखकों ने मिश्र बंधु विनोद से रॉ मटेरियल उठाया, कच्ची सामग्री लेकर के अपने ग्रंथ के लिए, अपने ग्रंथ के लिए क्या जुटाई? सामग्री जुटाई है। स्वयं लिखा है, किसने? आचार्य शुक्ल ने। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, स्वयं आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास नाम से है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इस बात को स्वीकार किया है, इस बात की एक्सेप्टेंस दी है, इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? कि रीतिकाल के कवियों के परिचय, कौन से काल के? और भी बहुत सहारा लिया है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ यानी मिश्र बंधु विनोद, मैंने उक्त ग्रंथ यानी मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद से ही क्या लिए हैं? मैंने विवरण लिए हैं। ये स्वयं लिखा है, किसने? आचार्य शुक्ल ने। हालांकि उन्होंने इस इतिहास ग्रंथ के महत्व को कम करने की कोशिश भी की। सर कैसे? उन्होंने कहा कि कवि कीर्तन या कवि संकीर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि साहित्यिक रचनाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत की जाए, लेकिन ये विलग बातचीत है कि इस ग्रंथ का महत्व है, सार्वभौमिक है
और मिस्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय शामिल है। हिंदी साहित्य को इन्होंने 8 कालखंडों में विभाजित किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में हम मिस्र बंधु विनोद तक पहुंच गए हैं, यानी मिस्र बंधु विनोद तक आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे, यानी परवर्ती इतिहास लेखकों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं आपका डॉक्टर साहिल सर।